आज का जो अपना टॉपिक है वो है जनरल डिफेंसेस इन टोट के अंदर। अगर हम इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये है, अगर हम जनरल रूल देखें, अगर डिफेंडेंट कोई एक्ट करता है और उस एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी होती है, तब प्लेंटिफ क्लेम करेगा कंपनसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट। बट इन केस ऑफ जनरल डिफेंसेस, अगर डिफेंडेंट ने कोई एक्ट किया और उस एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो गया, तब जो डिफेंडेंट है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है। तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है जिससे डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, मैं वो लिख देता हूं। वॉलेंटी, नॉन फिट इंजूरिया और कंसेंट। तो जनरल डिफेंसेस के अंदर जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं 8 पॉइंट। इनके अंदर अलग अलग केसेस हैं और उनके अंदर इसको प्रूफ किया गया है कि डिफेंडेंट कैसे जनरल डिफेंसेस लेगा। तो जो फर्स्ट है उसके अंदर है वारंटेड नॉन फिट इंजूरिया या कंसेंट। सेकंड जो है वो है प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है। थर्ड है इनविटेबल एक्सीडेंट। फोर्थ है नेसेसिटी। और फिफ्थ है प्राइवेट डिफेंस। सिक्स्थ है एक्ट ऑफ गॉड। सेवेंथ है मिस्टेक। और एट्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इनके अंदर जो केस है मैं वो सारे केसों के नाम मेंशन कर देता हूं ताकि मुझे समझाने में इजी हो और आपको समझने में इजी हो। तो फर्स्ट के अंदर जो केस है वो मैं मेंशन कर देता हूं। तो जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो केसेस है, कंसेंट के अंदर भी बोल सकते हैं कि हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। सेकंड जो केस है इसके अंदर लक्ष्मी राजन वर्सेस मल्लार हॉस्पिटल लिमिटेड। और जो थर्ड केस है इसके अंदर वो है आर वर्सेस विलियम। सेकंड के अंदर है
प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर के अंदर जो केस है वो है बर्ड वर्सेस होलब्रुक। इनविटेबल एक्सीडेंट के अंदर जो केस है वो स्टैनले वर्सेस पॉवल। नेसेसिटी के अंदर जो केस है वो है पद्मावती वर्सेस दुक्का नायका। एक्ट ऑफ गॉड के अंदर जो केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। और नेसेसिटी के अंदर एक केस और है, वो है ये केस यहां पर है। तो अब मैं एक एक करके इनको समझाता हूं। फर्स्ट है वॉलंटियर नॉन फिटेड इंजूरिया और कंसेंट। अब इसके अंदर ये हुआ, पहले कंसेंट को समझते हैं। तो कंसेंट को सेक्शन 13 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है कि कंसेंट जो होनी चाहिए जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर जब साइन हो रहे हैं दोनों पार्टीज के, तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दैट इज द फ्री कंसेंट। कंसेंट को टू वे में डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। इन केस ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट का अर्थ यह है कि ना तो बोलकर और ना लिखकर, अर्थात मान लो कि ए एक पेन खरीदना चाहता है 10 रुपए में, वहीं बी एक पेन बेचना चाहता है 10 रुपए में। ए बी के पास गया और पेन ले लिया, ना तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पेन चाहिए, पैसे दिए और पेन ले लिए। दैट इज द इम्प्लाइड कंसेंट। सेकंड है एक्सप्रेस, या तो बोलकर या लिखकर कहना कि मुझे ये चीज चाहिए या हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस के अंदर क्या हुआ कि प्लेंटिफ एक कार की रेस देखने गए थे ब्रुकलैंड स्थान पर। वहां पर एक एक्सीडेंट होता है और दो कार आपस में टकराती हैं, जिससे प्लेंटिफ को नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो वो सू फाइल कर देते हैं। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है ऑटो रेसिंग क्लब वो लायबल नहीं है। क्योंकि प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दी हुई है, इंप्लाइड कंसेंट। सेकंड जो केस है लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ थी, जो लक्ष्मी थी, वो 40 साल की महिला थी। उनको सूजन था, लैंप था ब्रेस्ट के अंदर, तो उनकी सर्जरी की डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने ना जाने किस वजह से उनका यूटेरस, बच्चादानी को बाहर निकाल दिया। तो इस केस के अंदर हॉस्पिटल को लायबल ठहराया गया। थर्ड जो केस है कंसेंट के अंदर, नॉन फिटेड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी, और कंसेंट के अंदर जो थर्ड केस है आर वर्सेस विलियम। इसके अंदर
ये कहा गया है कि जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्रॉड से ऑब्टेन नहीं की जानी चाहिए। इस केस के अंदर जो डिफेंडेंट थे वो म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने एक लड़की थी 17 साल की, उनकी कंसेंट ली और उनके साथ इंटरकोर्स किया और उन्होंने कहा कि ये कंसेंट फ्री कंसेंट है, लेकिन वो जो लड़की की जो एज थी वो 17 थी, 17 साल की थी, वो वैसे भी माइनर थी। तो इस केस के अंदर म्यूजिक टीचर को लायबल ठहराया गया। सेकंड जो पॉइंट है प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लेंटिफ खुद गलती पे है। इसके अंदर जो केस है वो है बर्ड वर्सेस होलब्रुक। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के घर पे ट्रेसपास करता है और वहां पर एक स्प्रिंग गन की वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। तो प्लेंटिफ शू करता है, लेकिन कोर्ट हेल्ड करता है कि यहां पर जो प्लेंटिफ है वो रॉन्ग डूअर है, तो यहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा गया। डिफेंडेंट को नॉट लायबल, ठीक है। इस केस के अंदर ये हुआ था। अब जो अपना थर्ड पॉइंट है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसके अंदर जो केस है वो दो केस हैं, स्टैनले वर्सेस पॉवल और पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। तो मैं पहले समझाता हूं स्टैनले वर्सेस पॉवल। स्टैनले वर्सेस पॉवल। इस केस के अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हंटिंग करने, शिकार करने जाते हैं और डिफेंडेंट गोली चलाता है किसी एनिमल के ऊपर, लेकिन जो वो गोली थी वो पेट से टकराकर प्लेंटिफ को लग जाती है। जब प्लेंटिफ को लगती है तो वो इंजर हो जाता है और वो शू फाइल करता है, लेकिन यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है, क्योंकि उन डिफेंडेंट की जो इंटेंशन वो गलत नहीं थी और वो बाय मिस्टेक हुआ है, और साथ में जो डिफेंडेंट है जितने भी प्रिकॉशंस लिए हुए थे वो सही वे में इस्तेमाल किए थे, तो यहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। जो सेकंड केस है इनएविटेबल एक्सीडेंट के अंदर वो है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। इस केस के अंदर ड्राइवर अपनी कार को लेके जाता है पेट्रोल फिल कराने। वहां पर दो व्यक्ति उनसे लिफ्ट लेते हैं, जबरदस्ती लिफ्ट ली गई थी। आगे चलकर गाड़ी पलट जाती है जिससे दोनों प्लेंटिफ को इंजरी होती है और उसी दौरान एक प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है। तब प्लेंटिफ शू फाइल करता है डिफेंडेंट के ऊपर, लेकिन कोर्ट हेल्ड करता है कि ना तो ड्राइवर और ना ही ओनर ऑफ द कार लायबल नहीं है, क्योंकि वे अपनी मर्जी से बैठे थे और यहां पर डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर के साथ गाड़ी चला रहे थे, तो यहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया। अब अपना जो फोर्थ पॉइंट है नेसेसिटी। इसके अंदर जो केस हुआ था वो हुआ था कार्टर वर्सेस थॉमस। कार्टर वर्सेस थॉमस। इस केस के अंदर प्लेंटिफ के घर में आग लग जाती है और डिफेंडेंट ट्रेसपास करके उस आग को बुझाने जाता है, लेकिन
जब वो आग को बुझाने जा रहा था उससे पहले फायरमैन, आग को बुझाने वाले व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, तो यहां पर डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट विल बी लायबल। अब अपना जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्राइवेट डिफेंस। इसके अंदर ये होता है कि मान लो व्यक्ति के ऊपर कोई अटैक हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अटैक हो रहा है, तो उस दौरान वो फिजिकली फोर्स का यूज कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए इन प्राइवेट डिफेंस के अंदर। अब है सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कि प्रकृति के द्वारा कोई एक्ट किया गया है तो उसके अंदर कौन लायबल है। इसके अंदर एक केस हुआ था निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इसके अंदर डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, अपने यूज के लिए और अपनी मिल की यूज के लिए, लेकिन हैवी रेन होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से जो लेक थी वो टूट गई और प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। तो प्लेंटिफ ने शू फाइल किया, लेकिन यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि यह इट इज एक्ट ऑफ गॉड, डिफेंडेंट विल बी नॉट लायबल। सेवंथ जो पॉइंट है मिस्टेक। मिस्टेक को टू वे में देखते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर का अर्थ यह है कि अगर मान लो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो वहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पुलिस ए को अरेस्ट करने गई और बाय मिस्टेक बी को अरेस्ट कर लेती है, तो यहां पर पुलिस को लायबल नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। सेकंड जो पॉइंट है मिस्टेक ऑफ लॉ। इसके अंदर ये होता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर डिफेंडेंट ने कोई गलती की है तो वो उसके लिए लायबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मुझे पता ही नहीं है कि लाइसेंस भी होना चाहिए। दैट इज द मिस्टेक ऑफ लॉ। यहां पर वो पार्टी लायबल होगी। जो अपना 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसके अंदर ये होता है कि अगर पार्टी अथॉरिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का ऑर्डर को फॉलो करती है और अगर वो उस दौरान कोई एक्ट कर देती है तो वो पार्टी वहां पर लायबल नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं कहूं, जैसे मार्शल लॉ जब लागू होता है तो वहां पर मान लो आर्मी ने कोई एक्ट किया तो वहां पर आर्मी लायबल नहीं होगी क्योंकि वहां पर मार्शल लॉ लागू था। तो ये था अपना जनरल डिफेंसेस के अंदर 8th पॉइंट। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है।